आइए आज हम स्टडी करेंगे आयनन एंथैल्पी। इंग्लिश में इसको बोलेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो देखें क्या होता है। तो तत्वों द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की मात्रात्मक प्रकृति आयनन एंथैल्पी कही जाती है। तो इसको पूरा अंडरलाइन कर लीजिए। तत्वों द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की मात्रात्मक प्रवृत्ति आयनन एंथैल्पी कही जाती है। तो ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन त्यागने की, वो भी मात्रात्मक, कितनी मात्रा में। तलस्थ अवस्था यानी ग्राउंड स्टेट में विलगित गैसीय परमाणु से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो ऊर्जा लगती है उसे तत्व की आयनन एंथैल्पी कहते हैं। तो इसको ध्यान दीजिए। तलस्थ अवस्था यानी ग्राउंड स्टेट में, तलस्थ अवस्था यानी ग्राउंड स्टेट में विलगित गैसीय परमाणु, विलगित मतलब अकेला, एक तरह से सबसे अलग। तो सबसे अलग होगा तो अकेला। तो गैसीय परमाणु यानी गैसीय अवस्था में ये बात हो रही है। तो गैसीय परमाणु से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो ऊर्जा लगती है उसे तत्व की आयनन एंथैल्पी कहते हैं। तो ये तलस्थ अवस्था का क्या मतलब है? तलस्थ अवस्था का मतलब ये है कि ग्राउंड स्टेट मतलब सबसे बेसिक स्तर, मतलब सबसे कम ऊर्जा स्तर उसका जो होगा बिना किसी से ऊर्जा लिए, तो उसे ग्राउंड स्टेट बोलेंगे। तो उस ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए परमाणु, और गैसीय अवस्था में होना चाहिए, और अकेला होना चाहिए। तीन चीजें ध्यान देना है। विलगित, आइसोलेटेड मतलब सबसे अलग। तो ग्राउंड स्टेट, गैसीय होना चाहिए और अकेला होना चाहिए, और बाह्यतम कोश को से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो जितनी ऊर्जा उसको देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसे तत्व की आयनन एंथैल्पी कहते हैं। दूसरे शब्दों में तत्व यक्स की प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान रासायनिक प्रक्रम 3.1 में एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा IH के बराबर होगा। तो देखिए 3.1 प्रक्रम यानी 3.1 ये है, और प्रथम आयनन एंथैल्पी कह रहा है मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है। तो देखिए यक्स परमाणु है, कोई गैस की अवस्था में लिया गया है। इससे देखिए एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसीलिए इसमें धन चार्ज आ गया। तो यक्स प्लस लिख दिया गया, और जो इलेक्ट्रॉन निकला उसको प्लस करके E माइनस लिख दिया गया। तो ये इलेक्ट्रॉन जो निकला है वही एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा IH के बराबर होगा। अब देखिए आयनन एंथैल्पी को सामान्यतः किलो जूल प्रति मोल इकाई में व्यक्त किया जाता है। यह भी इम्पोर्टेंट है कि जो आयनन एंथैल्पी है उसको किलो जूल प्रति मोल में व्यक्त किया जाता है। सर्वाधिक शिथिलता से बंधे दूसरे इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए दी गई ऊर्जा को द्वितीय आयनन एंथैल्पी कहते हैं। इस एंथैल्पी का मान रासायनिक प्रक्रम 3.2 के संपन्न होने में प्रयुक्त ऊर्जा के बराबर होता है। तो इसको देख लेते हैं। ये देखिए दिखाया गया है, ये द्वितीय आयनन एंथैल्पी मतलब अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है। तो पहले एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है जो ऊपर हमने 3.1 में पढ़ा, तो यक्स प्लस बन गया। अब ये भी गैसीय अवस्था में इससे फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है, तो यक्स +2 बन गया और गैसीय अवस्था में, और एक इलेक्ट्रॉन जो निकला उसको प्लस E माइनस लिख दिया गया। तो इस प्रकार से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब परमाणु से इलेक्ट्रॉन को पृथक करने में हमेशा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसको ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है, अब परमाणु से उसके नाभिक में जो प्रोटॉन है उसके आकर्षण से इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है, और उस आकर्षण से हमको मुक्त करना है। तो जाहिर सी बात है कि उस आकर्षण के बराबर से कुछ ज्यादा एनर्जी हमको ऊर्जा उसमें लगाना पड़ेगा। तो जब ऊर्जा लगाएंगे, जितना ताकत से खींच रहा है उतनी ताकत से
विरोध में ऊर्जा लगाएंगे तभी उसको निकाला जा सकता है। इसीलिए कह रहा है कि परमाणु से इलेक्ट्रॉन को पृथक करने में हमेशा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः आयनन एंथैल्पी हमेशा धनात्मक होती है। इसलिए आयनन एंथैल्पी हमेशा धनात्मक होगी क्योंकि ऊर्जा देनी पड़ती है। तत्व के द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान उसके प्रथम आयनन एंथैल्पी से अधिक होता है, क्योंकि उदासीन परमाणु की तुलना में धनावेशित आयन से इलेक्ट्रॉन को पृथक करना अधिक कठिन होता है। तो एक चीज ध्यान दीजिए कि जब एक बार इलेक्ट्रॉन निकल गया तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, जबकि नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या उतनी ही रहेगी। तो अब कम इलेक्ट्रॉन को नाभिक और अच्छे से आकर्षित करेगा, नाभिक का प्रोटॉन। इसलिए अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। इसलिए जो उदासीन परमाणु की तुलना में धनावेशित आयन से इलेक्ट्रॉन को पृथक करना अधिक कठिन होता है। उसका कारण यही है कि प्रोटॉनों की संख्या तो सेम है, इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो अब जो नाभिक में प्रोटॉन है वो अब बचे हुए इलेक्ट्रॉनों को और अच्छे से आकर्षित करेंगे। तो जब और अच्छे से खींचेंगे तो दोबारा अब निकालने में हमें ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, यानी ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसलिए द्वितीय आयनन एंथैल्पी प्रथम से ज्यादा होती है। इसी प्रकार तृतीय आयनन एंथैल्पी का मान द्वितीय आयनन एंथैल्पी के मान से अधिक होगा। अब जब दो निकल जाएंगे तो अब जो और कम इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो नाभिक के प्रोटॉन उसे और अच्छे से खींचेंगे, इसलिए तीसरे में और अधिक ऊर्जा देना पड़ेगा। इसलिए तृतीय आयनन एंथैल्पी और ज्यादा होगी। आयनन एंथैल्पी पद को यदि निर्विदिष्ट यानी स्पेसिफाइड नहीं किया गया है तो इसे प्रथम आयनन एंथैल्पी समझना चाहिए। एक चीज ध्यान देना है कि अगर हमको ये बताया न जाए कि आयनन एंथैल्पी कौन सी है, प्रथम द्वितीय तृतीय, तो हमें हमेशा प्रथम आयनन एंथैल्पी ही मानना है। परमाणु संख्या 60 तक वाले तत्वों की प्रथम आयनन एंथैल्पी का वक्र चित्र 3.5 में दर्शाया गया है। ग्राफ में आवर्तिता असाधारण है। इस चित्र से यह स्पष्ट है कि वक्र यानी कर्व के उच्छिष्ट यानी मैक्सिमा पर उत्कृष्ट गैसें हैं जो पूर्ण इलेक्ट्रॉन कोष रखती हैं, यानी क्लोज्ड इलेक्ट्रॉन सेल, यानी उसमें बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूर्ण है, उनको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत नहीं है तथा इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही स्थायी होते हैं। दूसरी ओर वक्र के निम्निष्ठ यानी मिनिमा पर क्षारीय धातुएं स्थित हैं तथा इन धातुओं की आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है। यही कारण है कि क्षारीय धातुएं अतिक्रियाशील होती हैं, तो इनका आयनन एंथैल्पी कम होता है। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे कि आवर्त में बाईं से दाईं तरफ बढ़ने पर तत्वों के प्रथम आयनन एंथैल्पी के मानों में सामान्यतः वृद्धि होती है तथा जब हम वर्ग में नीचे की ओर बढ़ते हैं तब उनके मानों में कमी आती है। तो इसको ध्यान देना है। तो आवर्त में जब हम दाईं तरफ चलते हैं तो आयनन एंथैल्पी में वृद्धि होती है और जब नीचे जाते हैं तो आयनन एंथैल्पी में कमी आती है। क्यों? क्योंकि जब हम नीचे जाते हैं तो कक्षाओं की संख्या बढ़ती है। जब कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन दूर होगा, तो दूर होगा तो आकर्षण कम होगा, इसलिए बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। इसीलिए नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी घटती है और जबकि आगे जाने पर कक्षाएं नहीं बढ़ती हैं, उसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन आता है तो नाभिक के पास रहती है कक्षा, इसलिए उससे इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होगा। इसीलिए दाईं तरफ आवर्त में आगे बढ़ने पर आयनन एंथैल्पी बढ़ती है। इस प्रकार की प्रवृत्ति द्वितीय आवर्त के तत्वों तथा प्रथम आवर्त के क्षारीय धातुओं में क्रमशः चित्र 3.6 का और 3.6 खा में स्पष्ट रूप से दिखती है। अब देखिए, सबसे पहले फिगर देख लेते हैं। 3.5 पहले देखते हैं। कह रहा है 1 से 60 परमाणु क्रमांकों वाले तत्वों के प्रक्रम आयनन एंथैल्पी के मात्रों में परिवर्तन। तो देखिए, परमाणु क्रमांक दे दिया है 0 से 60 तक।
और इधर आयनन एंथैल्पी किलो जूल प्रति मोल दिया है 500, 1000, 1500, 2000, 2500। तो यहाँ देखिए LINAKRBCS हलीना के रब कब्र से फरार हमने पढ़ाया था, तो यह फार को नहीं दिखाया है। और यहाँ पर चोटी पे देखे सब उत्कृष्ट गैसें हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान, ये सब उत्कृष्ट गैसें हैं, यानी अक्रिय गैसें हैं जिनकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूर्ण भरे रहते हैं, उनको किसी से संयोग करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये दिखाया गया है कि जो ये देखिए पहला वर्ग है LINAKRBCS, तो क्षारीय धातुएं हैं और ये अक्रिय गैसें हैं। तो देखिए क्षारीय धातुओं का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, आयनन एंथैल्पी, वो कम है देखिए, क्योंकि ऊपर जाने पे बढ़ रही है, ये देखिए। और देखिए जो अक्रिय गैसें उनकी सबसे ज्यादा है। अब देखिए 3.6 का और 3.6 का फिगर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आवर्त में LIBENFONE ऐसे होता है, तो FNE दे दिया है यहाँ पर। तो ये आवर्त में हम आगे की ओर जब बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर देखिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती जा रही है। यहाँ पर देखिए 1000 है, 1500 है, 2000 है, 2500 है। जैसे जैसे हम आगे चढ़ रहे हैं, ये देखिए H हलीना के रब कब्र से फरार हमने बताया था। तो LI दूसरा वाला बेगम का सरबरा, तो ये दूसरे आवर्त का मतलब उसी आवर्त का दूसरा तत्व है, दूसरे वर्ग में था। फिर ये देखिए चौथे 5वें में आ गया, फिर 7वें में आ गया, फिर 8वें में आ गया। आवर्त सारणी अच्छे से याद करेंगे तब हमारी बात समझ में आएगी, नहीं तो बार बार आवर्त सारणी आपको देखना पड़ेगा। तो ये हम आवर्त में चल रहे हैं, तो देखिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है। अब यहाँ पर देखिए परमाणु क्रमांक और आयोनाइजेशन एंथैल्पी किलो जूल प्रति मोल में सारणी बनाई गई है। तो यहाँ पर देखिए LINAKRBCS हलीना के रब कब्र से फरार, तो यह फार को नहीं दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि अब हम वर्ग में नीचे की ओर चल रहे हैं। तो वर्ग में नीचे की ओर चल रहे हैं, तो देखिए LI सबसे ऊपर है, तो ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो गई। तो वही जो अभी हमने पढ़ा कि आवर्त में दाईं तरफ चलने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी आयनन एंथैल्पी बढ़ती है और वर्ग में नीचे जाने पर घटती है। तो ग्राफ से हमने देख लिया। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। इसका उदाहरण 2 यानी 3.6 का और 3.6 खा में जो आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बताया गया है। तो कह रहा है इसका कारण 2 तथ्यों पर आधारित है। नंबर 1 क्या है? नाभिक तथा इलेक्ट्रॉनों के मध्य आकर्षण और इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण। 2 बातों पर आधारित है ये चीज कि आवर्त में आगे जाने पर एंथैल्पी बढ़ती है और नीचे जाने पर एंथैल्पी घटती है। तो कैसे इन 2 तथ्यों पर आधारित है, इसको आगे पढ़ते हैं। तो कह रहा है तत्वों में क्रोडीय इलेक्ट्रॉनों यानी कोर इलेक्ट्रॉन्स की स्थिति नाभिक तथा संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आ जाने के फलस्वरूप संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिक से परिरक्षित यानी सील्डेड या आवृत यानी स्क्रीन्ड हो जाता है। तो इसको ध्यान देना है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारा ये नाभिक है और इसके चारों ओर ये कक्षाएं हैं, इस तरह से मान लीजिए कक्षाएं बनी हुई हैं इस तरीके से। तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन हैं, इनमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए इनमें। तो जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, तो जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के आकर्षण से बाहरी कक्षा वाले में कम फर्क पड़ेगा, क्योंकि अंदर कक्षा वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इस आकर्षण वाली बल रेखा को यहाँ तक आने से रोक लेंगे। क्योंकि ये मान लीजिए इसके सामने जो इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर आकर्षण तो लगेगा, आगे वाले नहीं लगेगा, क्योंकि ये रोक ले रहा है आगे आकर के। तो इसी को एक पर्दा कह सकते हैं कि पर्दा बन जाता है, उसी को स्क्रीन कह सकते हैं। तो इसीलिए इसको आवृत या स्क्रीन डिफेक्ट कहेंगे
यह परिरक्षित मतलब नाभिक की रक्षा कर रहा है उसके बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, तो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो आकर्षण से का प्रभाव कम रहता है, इसीलिए इसे परिरक्षित या शील्ड भी कहा जाता है। यह पर्दा यानी आवरण से गिरा है, इसलिए स्क्रीन भी कहा जाता है। इस प्रभाव को परिरक्षण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट या आवरण प्रभाव, स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं, तो इसको ध्यान देना। ये पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर से आया है तो फिर पढ़े ले रहे हैं। तो इसको समझिए, यही कारण होता है कि बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव कम पड़ता है। अब देखिए आगे समझते हैं। आवरण प्रभाव के कारण परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉनों द्वारा, यानी बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है वही दूसरे से संयोग करते हैं, इसलिए उनको संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो वही कह रहा है कि आवरण प्रभाव के कारण परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉनों द्वारा अनुभव किया गया प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नाभिक में उपस्थित वास्तविक नाभिकीय आवेश से कम हो जाता है। मतलब जितना लगना चाहिए उससे कम अनुभव होता है, क्योंकि अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको घेर लेते हैं। नाभिक में उपस्थित वास्तविक नाभिकीय आवेश से कम हो जाता है। अब देखिए उदाहरणार्थ, जैसे उदाहरण दे रहा है कि लिथियम का वायतम 2s इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन जिसको कहेंगे बाहरी है तो संयोजी कहेंगे, इसके अतिरिक्त 1s क्रोड इलेक्ट्रॉनों द्वारा आवरण प्रभाव का अनुभव करता है। तो 1s 2s मतलब 1s अंदर है 2s बाहर है, तो 2s में जो प्रभाव है नाभिक के आकर्षण का वो कम है, क्योंकि 1s जो है का क्रोड इलेक्ट्रॉन इसमें आवरण की तरह काम करता है, इसलिए आवरण प्रभाव का अनुभव करता है। फलस्वरूप लिथियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन वास्तविक +3 धनावेश से कम प्रभाव का धनावेश अनुभव करेगा। आवरण प्रभाव उस उपस्थिति में अत्यधिक प्रभावी होता है, उस परिस्थिति में अत्यधिक प्रभावी होता है जब आंतरिक कोश के कक्षक पूर्ण रूप से भरे होते हैं। इसको ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आवरण प्रभाव उस परिस्थिति में बहुत ज्यादा प्रभावी होता है जब आंतरिक कोश पूर्ण रूप से भरे होते हैं। इस प्रकार की स्थिति हम क्षारीय धातुओं में पाते हैं, जिसमें एकाकी NS1 इलेक्ट्रॉन यन मतलब वायतम कोश में से पहले कोश में उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, यानी लास्ट से पहले वाला कोश भरा रहता है पूरी तरह। अब आगे देखते हैं, जब हम द्वितीय आवर्त में लिथियम से फ्लोरीन की ओर बढ़ते हैं तब क्रमशः इलेक्ट्रॉन एक ही मुख्य क्वांटम ऊर्जा स्तर के कक्षकों में भरते हैं तथा नाभिक पर आंतरिक क्रोड इलेक्ट्रॉनों यानी इनर कोर इलेक्ट्रॉन द्वारा डाले गए आवरण प्रभाव में इतनी वृद्धि नहीं होती कि नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच बढ़ते हुए आकर्षण को पूरित यानी कंपनसेट कर सके। ऐसी स्थिति में बढ़ते हुए नाभिकीय आवेश द्वारा वायतम इलेक्ट्रॉन पर डाला गया आकर्षण प्रभाव आवरण प्रभाव की तुलना में अधिक हो जाता है। फलस्वरूप वायतम इलेक्ट्रॉन अधिक दृढ़ता से बंध जाते हैं तथा आवर्त में आगे बढ़ने पर तत्वों के आयनन एंथैल्पी के मानों में वृद्धि हो जाती है। तो जो हमने शार्ट भाषा में बताया कि जब हम नीचे की ओर जाते हैं तो कक्षाओं की संख्या बढ़ती है, यानी जब कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी तो नाभिक से दूरी बढ़ेगी, तो बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर हो जाएगा तो आकर्षण कम लगेगा। इसीलिए वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी आयनन एंथैल्पी घटती है। और जब हम आगे चलते हैं आवर्त में मतलब बाएं से दाएं तरफ चलते हैं आवर्त सारणी में, तो इलेक्ट्रॉन उसी बाहरी कक्षा में आता है, कक्षाएं नहीं बढ़ती। तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन पास में रहता है, तो ज्यादा पास में रहेगा तो इसलिए उसमें नाभिक का आकर्षण ज्यादा होगा, इसलिए वो आगे जाने पर आयनन एंथैल्पी बढ़ जाती है। इस तरह याद करेंगे तो आसानी से याद रहेगा। वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर वायतम इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक दूरी पर रहते हैं। देखो अब वही बात बता रहा है
तथा आंतरिक इलेक्ट्रॉन के कारण नाभिक पर आवरण प्रभाव अधिक होता है। ऐसी दशा में वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर नाभिकीय आवेश की तुलना में आवरण प्रभाव अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इस कारण बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर तत्वों के अन्य एंथैल्पी का मान घटता जाता है। अब चित्र 3.6 का से स्पष्ट है कि बोरान Z बराबर 5 के प्रथम आयन एंथैल्पी का मान बेरिलियम Z बराबर 4 के प्रथम आयन एंथैल्पी के मान से कम है। अभी हमने चित्र में देखा है, जबकि बोरान का नाभिकीय आवेश अधिक है। तो ध्यान देना है कि चित्र 3.6 का से स्पष्ट है कि बोरान जिसका परमाणु क्रमांक 5 है, तो यहाँ पर देखिए समझने की बात है कि यहाँ पर परमाणु क्रमांक बोरान का ज्यादा है 5, बेरिलियम का कम है 4। इसका मतलब इसमें नाभिकीय आवेश ज्यादा है, प्रोटॉन 5 है, इसमें 4 ही है। फिर भी कह रहा है कि जो प्रथम आयन एंथैल्पी है वो बोरान के प्रथम आयन एंथैल्पी का मान बेरिलियम के प्रथम आयन एंथैल्पी के मान से कम है। इसका कम है, इसका ज्यादा है, जबकि इसका ज्यादा होना चाहिए जैसा दिख रहा है, क्योंकि जब प्रोटॉन ज्यादा है नाभिक में, ज्यादा अच्छे से आकर्षित करेंगे तो ज्यादा आयन एंथैल्पी होना चाहिए, जबकि इसका उल्टा है। तो वही कह रहा है जबकि बोरान का नाभिकीय आवेश अधिक है, बोरान का ज्यादा है। जब हम एक ही मुख्य क्वांटम ऊर्जा स्तर पर विचार करते हैं तो यस इलेक्ट्रॉन पी इलेक्ट्रॉन की तुलना में नाभिक की ओर अधिक आकर्षित रहता है। इसको ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मुख्य क्वांटम ऊर्जा स्तर एक ही है तब की बात कर रहा है कि यस इलेक्ट्रॉन जो है पी इलेक्ट्रॉन की तुलना में नाभिक की ओर अधिक आकर्षित रहता है। बेरिलियम में बाह्यतम इलेक्ट्रॉन जो अलग किया जाएगा वो एस इलेक्ट्रॉन होगा, जबकि बोरान में बाह्यतम इलेक्ट्रॉन जो अलग किया जाएगा वो पी इलेक्ट्रॉन होगा। तो उल्लेखनीय है कि नाभिक की ओर 2s इलेक्ट्रॉन का भेदन 2p इलेक्ट्रॉन की तुलना में अधिक होगा। पूरा अंडरलाइन करते चलिए, अधिक होगा। इस प्रकार बोरान का 2p इलेक्ट्रॉन बेरिलियम का 2s इलेक्ट्रॉन की तुलना में आंतरिक कोड इलेक्ट्रॉनों द्वारा अधिक परिरक्षित होगा। 2p वाला अधिक परिरक्षित होगा 2s की तुलना में। अतः बेरिलियम के 2s इलेक्ट्रॉनों की तुलना में बोरान का 2p इलेक्ट्रॉन अधिक आसानी से पृथक हो जाता है। तो इसको ध्यान देना है कि 2s पर शील्डिंग इफेक्ट कम लगता है, ज्यादा अच्छे से आकर्षित होता है। पी पे शील्डिंग इफेक्ट का प्रभाव ज्यादा होता है, इसलिए कम अच्छे से आकर्षित होता है। इसलिए 2p वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से पृथक हो जाता है 2s की तुलना में। तो इसलिए जो है बोरान का ज्यादा है बेरिलियम की तुलना में। अरे बेरिलियम का ज्यादा है बोरान की तुलना में, जबकि बोरान का Z ज्यादा है। तो इन बातों को ध्यान देना। अतः बेरिलियम की तुलना में बोरान के प्रथम आयन एंथैल्पी का मान कम होगा। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। इन बातों को अच्छे से समझ लीजिए, यही चीजें बार बार आएंगी नीट में और पूछी जाएंगी। अब आगे देखते हैं। दूसरी अनियमितता हमें ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के प्रथम आयन एंथैल्पी के मानों में देखने को मिलती है। अब यहाँ भी देखिए यही जो अपवाद है यही आपसे नीट में पूछे जाएंगे। तो ऑक्सीजन के लिए प्रथम आयन एंथैल्पी का मान नाइट्रोजन के प्रथम आयन एंथैल्पी के मान से कम है। जो ऑक्सीजन के प्रथम आयन एंथैल्पी का मान है वो नाइट्रोजन के प्रथम आयन एंथैल्पी के मान से कम है। इसका कारण यह है कि नाइट्रोजन में तीनों बाह्यतम 2p इलेक्ट्रॉन विभिन्न p कक्षकों में वितरित हैं हुंड के नियम से, जबकि ऑक्सीजन के चारों 2p इलेक्ट्रॉन में से 2p इलेक्ट्रॉन एक ही 2p ऑर्बिटल में है।
पूरा अंडरलाइन करते चलिए, यहाँ भी अंडरलाइन करना है। एक ही 2p ऑर्बिटल में है, फलतः इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बढ़ जाता है। फलस्वरूप नाइट्रोजन के तीनों 2p इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन को पृथक करने की बजाय ऑक्सीजन के चारों 2p इलेक्ट्रॉनों में से चौथे इलेक्ट्रॉन को अलग करना आसान हो जाता है। इसलिए n का जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। फिर से इसको पढ़ लीजिए एक बार। ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के प्रथम एंथैल्पी के मानों में देखने को मिलती है। ऑक्सीजन के लिए प्रथम एंथैल्पी का मान नाइट्रोजन के प्रथम एंथैल्पी के मान से कम है। इसका कारण यह है कि नाइट्रोजन में तीनों वाह्यतम 2p इलेक्ट्रॉन विभिन्न p कक्षकों में वितरित हैं, जबकि ऑक्सीजन के चारों 2p इलेक्ट्रॉनों में से दो 2p इलेक्ट्रॉन एक ही 2p ऑर्बिटल में है। फलतः इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बढ़ जाता है। चूंकि ऑक्सीजन में एक ही में 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बढ़ जाता है। जब 2p में है 2 इलेक्ट्रॉन तो आपस में इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण बढ़ जाता है। फलस्वरूप नाइट्रोजन के तीनों 2p इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन को पृथक करने की बजाय ऑक्सीजन के चारों 2p इलेक्ट्रॉनों में से चौथे इलेक्ट्रॉन को अलग करना आसान हो जाता है। तो इसलिए नाइट्रोजन की एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा है। अब आगे देखते हैं, उदाहरण पूछ रहा है, कह रहा है तीसरे आवर्त के तत्वों यानी Mg और Si की प्रथम एंथैल्पी डेल्टा IH का मान क्रमशः 496, 737 और 786 किलोजूल प्रति मोल है। पूर्वानुमान कीजिए कि एल्युमिनियम का प्रथम डेल्टा IH आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान 575 या 760 किलोजूल प्रति मोल में से किसके अधिक पास होगा, इसका उचित कारण बताइए। तो फिर से इसको पढ़ते हैं। कह रहा है तीसरे आवर्त के तत्वों यानी Mg और Si की प्रथम एंथैल्पी का मान क्रमशः 496, 737 और 786 किलोजूल प्रति मोल है। पूर्वानुमान कीजिए कि एल्युमिनियम का प्रथम आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान 575 तथा 760 किलोजूल प्रति मोल में से किसके अधिक पास होगा, इसका उचित कारण बताइए। इसको देखते हैं। अब देखिए, यह 575 किलोजूल प्रति मोल के अधिक पास होगा। अब उसका कारण क्या है कि एल्युमिनियम का मान मैग्नीशियम के मान से कम होना चाहिए, क्योंकि नाभिक से 3p इलेक्ट्रॉन 3s इलेक्ट्रॉनों के द्वारा परिरक्षित होते हैं। अब यहाँ पर देखिए आवर्त सारणी देखते हैं, तो Mg जो है 3s में आता है, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन 3s में जाएगा, और Al में बाहरी कक्षा इलेक्ट्रॉन 3p में जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा Al के लिए है और 3s अभी हमने आपको दिखाया और सारणी में ये Mg के लिए है। और हमने अभी बताया जो है कि जो P है इसमें आकर्षण नाभिक का कम होगा और यस में ज्यादा होगा, अभी हमने थ्योरी में पढ़ा है। तो इसीलिए कह रहा है कि एल्युमिनियम का मान, मतलब यह मान जो है इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान, तो यह 575 किलोजूल प्रति मोल के अधिक पास होना चाहिए। एल्युमिनियम का मान मैग्नीशियम के मान से कम होना चाहिए, क्योंकि एल्युमिनियम में P है, मैग्नीशियम में यस है। क्योंकि नाभिक से 3p इलेक्ट्रॉन 3s इलेक्ट्रॉनों के द्वारा परिरक्षित होते हैं। तो जो 3p इलेक्ट्रॉन है 3s इलेक्ट्रॉनों के द्वारा परिरक्षित, यानी 3s अंदर होगा, पहले यस भरेगा फिर p भरेगा, तो यस अंदर होगा तो नाभिक को घेर लेगा यस वाला, तो p वाले में कम आकर्षण का अनुभव होगा, इसलिए p वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, और जो आसानी से निकलेगा तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। इसीलिए एल्युमिनियम का मान मैग्नीशियम से कम होना चाहिए, इसको ध्यान देना है। क्योंकि एल्युमिनियम के लिए P है, मैग्नीशियम के लिए यस है, ये अंदर रहेगा या बाहर रहेगा। जो बाहर रहेगा उसका नाभिक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, जब आसानी से निकलेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, तो Al के लिए कम होगी, Mg के लिए ज्यादा होगी।
अब आगे हमारा आ जाता है इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसको बोलेंगे इंग्लिश में। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में अब हम लोग अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे।